जब सब लोग चले गए तो हू कबीले की बूढ़ी माँ ने मुझे अकेले रोक लिया। उन्होंने चाय की एक चुस्की ली और बड़े शांत लहजे में बोली, वो सांप कबीले की पागल बुढ़िया पूरी रात हमारे पहाड़ों के दरवाजे पर खड़ी रही। वो सुबह तड़के ही यहाँ से गई है। तुम रोंगरोंग को साथ लेकर नीचे जाओ और देखो कि तुम्हारे गांव के प्रधान का क्या हाल है, वो जिंदा भी हैं या नहीं। फिर अपना सामान समेटो और जितनी जल्दी हो सके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहर शिफ्ट हो जाओ। अब उस गांव में दोबारा मत जाना। दुनियावी मोहमाया और इस कर्मा के बंधन को यही काट दो। बूढ़ी माँ की ये बातें सुनकर भाई मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो पागल बुढ़िया सुबह ही वहां से निकली थी, इसका मतलब शायद गांव वाले इस आफत से बच गए थे। विदा लेने के बाद हू परिवार के एक नौकर ने शॉर्टकट रास्ता पकड़ा ताकि वो रोंगरोंग का दहेज का सामान मेरे घर पहले ही पहुंचा सके। फिर हम दोनों एक साथ पहाड़ से नीचे उतरने लगे। पूरे रास्ते भाई मैं पागलों की तरह भाग रहा था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मेरे प्रधान दादा किस हाल में होंगे। मैं बहुत तेज चल रहा था। रोंगरोंग पीछे से चिल्ला रही थी, अरे मेरे लिए रुको ना, और जिद कर रही थी कि मैं उसका हाथ पकड़कर चलूं। पर भाई मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर नहीं था कि मैं उसके साथ रोमांस करूं। मेरा दिल तो बस ये चाह रहा था कि किसी तरह जल्दी से जल्दी गांव पहुंच जाऊं। लेकिन नीचे पहुंचते ही भाई मेरे होश उड़ गए। सामने के जंगल से अचानक एक सफेद कोहरा उठने लगा और उसमें से लाठी के सहारे चलती हुई एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर आई। मेरा दिल धक से रह गया। ये वही सांप कबीले की पागल बुढ़िया थी। डर के मारे मैं पीछे मुड़कर भागने लगा। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भूतनी एकदम खामोश थी, जिसका मतलब था कि उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं ये बात जानता था। मैंने रोंगरोंग से कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? यार तुम एक मिनट के लिए भी सीरियस नहीं हो सकती क्या? हमारा दुश्मन सामने खड़ा है। पर वो तुनक कर बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि ये हम पर हाथ भी उठा सके। मैं कोहरे से बाहर आती उस पागल बुढ़िया को देख रहा था। मैंने घबराहट में रोंगरोंग को हिलाया, पर उसने अपनी आंखें तक नहीं खोलीं। वो बस मेरा हाथ झटकती रही। वो झुकी हुई बुढ़िया मुझे बड़ी खूंखार नजरों से घूर रही थी। फिर उसने रोंगरोंग की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान आ गई। वाह, सुंदर लड़की है, हुनर भी अच्छा है। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हू परिवार में शादी कर ली तो मैं तुम्हें छूने से भी डरूंगी? तभी रोंगरोंग अचानक घूमी और उसने मुझे बहुत जोर से धक्का दे दिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और एक गंदी सड़ी हुई हवा का झोंका आया। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीता। जब मुझे होश आया तो बदन में एक बर्फीली ठंड महसूस हो रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठा और अपना भारी सिर मलने लगा। पर अगले ही पल मैं बुरी तरह चौंक गया भाई। रोंगरोंग, जो अभी कुछ देर पहले तक पूरी तरह ठीक थी, वो कुछ ही दूरी पर घास में एकदम बेजान और सुध-बुध खोकर लेटी हुई थी। मैं लपक कर उसके पास भागा और उसे गोद में उठाया। सबसे ज्यादा डराने वाली बात रोंगरोंग का टेम्परेचर, तापमान था। वो एकदम ठंडी पड़ रही थी। मैंने उसके गाल थपथपाए। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़कर एकदम पतली लकीर जैसी हो गई थीं। ओह कितनी गर्मी है, बहुत जलन हो रही है। वो होश खोकर छटपटाने लगी। उसने अपनी दोनों हथेलियों से मेरे कॉलर को कसकर भींच लिया। वो एक सांप की तरह मुझसे लिपट गई। उसका तपता हुआ गाल मेरे गले से रगड़ खा रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज और गर्म थीं। मैंने फटाफट उसके छटपटाते हाथों को रोका। उसने अपना मुंह खोला और मेरे गले पर काटने की कोशिश करने लगी, मानो वो मेरी सारी लाइफ एनर्जी प्राण चूसना चाहती हो। मैंने पूरी ताकत से उसका सिर पीछे धकेला और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उसने कहा, उस बूढ़ी औरत को तो भगा दिया था, पर मुझे उस काम वासना वाले सांप स्नेक ऑफ प्लेजर ने डस लिया है। रोंगरोंग को शायद थोड़ी सी सुध आई थी। वो दर्द के मारे अपने दांत भींचकर दुबक गई। काम वासना वाले सांप का जहर। मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्ग इस बारे में बातें किया करते थे। जिस इंसान को ये जहर चढ़ता है वो धीरे धीरे अपनी अक्ल खो बैठता है। अगर टाइम रहते इस जहर को शरीर से बाहर न निकाला जाए तो 3 दिन के अंदर उसकी नसें फट जाती हैं और वो दम तोड़ देता है। वो मुझसे बोली, मेरे जानू तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। जब मैं अपनी पूरी अक्ल खो दूंगी तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगी। पर मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने मायूसी से आसपास देखा भाई। दूर दूर तक न कोई गांव था और न कोई होटल। वापस कबीले की हवेली जाना बहुत दूर था। और इस हालत में गांव वापस जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि प्रधान दादा इस शैतानी जहर का इलाज बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तभी मुझे याद आया कि दादाजी ने मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि शहर की पुरानी गली में एक दुकान है जिसका नाम है 9 वॉइस मसाज, 9 आवाज़ों की मालिश।
अगर कभी कोई ऐसा रहस्यमयी और लाइलाज भूतिया चक्कर फंस जाए, तो वहां जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। भले ही सुनने में वो कोई संदेहास्पद लोकल मसाज पार्लर जैसा लगता था, पर इस वक्त आर पार की लड़ाई खेलने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। मैंने जमीन पर पड़ी रोंगरोंग को देखा। उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो रही थी। उसे बहुत तेज गर्मी और बेचैनी हो रही थी, मानो उसे तगड़ा बुखार चढ़ा हो। मैंने अब और देर करना ठीक नहीं समझा। मैंने झटके से उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। वो पूरी तरह तप रही थी। मैं उसे पीठ पर टांगे भारी और लड़खड़ाते कदमों से जंगल से बाहर आया। मेन रोड पर आते ही मैंने एक बस को हाथ दिया। बस में अच्छी खासी भीड़ थी। जब मैं एक ऐसी लड़की को पीठ पर लाद कर बस में चढ़ा, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, तो पूरी बस के लोग मुझे ही घूरने लगे। मैंने अपना सिर नीचे किया और जबरदस्ती सबसे पीछे वाली सीट के कोने में जाकर बैठ गया। बस चल पड़ी। रास्ते में बहुत झटके लग रहे थे। रोंग रोंग मेरी गोद में और ज्यादा बेचैन होने लगी। वो बहुत दर्द में लग रही थी और बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से दबी दबी चीखें निकल रही थीं। एक जख्मी पिल्ले की तरह उसके हाथ अपने आप हिल रहे थे। आगे की सीट वाले लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे। वो मुझे बड़े अजीब तरीके से ताड़ रहे थे। यहाँ तक कि मुझे उनकी फुसफुसाहट भी सुनाई दी। आजकल के लौंडे लपाड़े, सरेआम लाज शर्म सब बेच खाई है इन लोगों ने। भाई मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गया। मेरा तो सिर फटने लगा था। मैं बस रोंग रोंग को खुद से कसकर चिपकाए रहा। मैंने उसके कान के पास जाकर दबी आवाज में भीख मांगी। रोंग रोंग, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत हिल। पर उसने अपना मुंह खोला और मेरी हथेली पर जोर से काट लिया। उसके नुकीले दांतों ने मेरी स्किन को चीर दिया और उसका मुंह मेरे खून से भर गया। पर इसके उलट ऐसा लगा जैसे उसे इसमें मजा आ रहा हो। वो गटक गटक कर उस खून को पीने लगी। उसकी आंखों का वो खौफनाक पागलपन और ज्यादा बढ़ गया। मैं बिना चिल्लाए, बिना हाथ छोड़े, बस उसे झेलता रहा। शुक्र है कि जैसे ही उसने खून चूसना शुरू किया, वो थोड़ी शांत हो गई। भाई वो सफर मेरे लिए किसी नरक के रास्ते से भी बदतर था। आखिरकार बस शहर पहुंची। मैं रोंग रोंग को गोद में उठाए अपनी जान बचाकर भागा। वो शहर का सेंटर था। बाजार एकदम गुलजार था। स्कूल से लौटते बच्चे अपने अपने बैग टांगे घूम रहे थे और मैं एक दुल्हन के जोड़े वाली लड़की को उठाए घूम रहा था, जो वहां बिल्कुल अजीब लग रही थी। मैंने सिर झुकाया, अपने कदम तेज किए और एक संकरी अंधेरी गली में घुस गया और एक टूटी फूटी दुकान के आगे जाकर रुक गया। उसकी नियॉन साइन बोर्ड आधा खराब हो चुका था। उन 4 शब्दों में से बस 9 आवाजों की मालिश ही टिमटिमा रहा था। दरवाजे पर तरह तरह की अजीबोगरीब बीमारियों के इलाज के पोस्टर चिपके हुए थे। कांच के दरवाजे पर एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था नॉर्मल मसाज, पर वो जगह दूर दूर तक शरीफों वाली नहीं लग रही थी भाई। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी धूप का चश्मा लगाए आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। वो अपने हाथ में 2 अखरोट गोल गोल घुमा रहा था और उसके पास अंधों वाली लाठी और एक मैगजीन रखी थी। वो बोला नॉर्मल मसाज के 100 रुपए, एक्स्ट्रा टाइम के 50 रुपए, और अगर कुछ और नॉन वेज चाहिए तो बाहर जाकर लेफ्ट मुड़ जाओ। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, जान बचाने के 50 रुपए, और सीधे रोंग रोंग को, जो अब तक होश खो चुकी थी, मसाज टेबल पर लिटा दिया। मैंने उसके ऊपर से वो चादर हटाई जिसमें वो लिपटी थी और कहा, इसका इलाज करो। मेरी बात सुनते ही वो आदमी झटके से खड़ा हो गया। इस वक्त रोंग रोंग दूर दूर तक इंसान नहीं लग रही थी। वो अपना मुंह खोलकर हवा में पागलों की तरह काट रही थी। उस आदमी के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। ये तो काम वासना वाले सांप का जहर है। तूने अपने पीछे ऐसी बला कैसे लगा ली भाई? वो बिस्तर के पास आया, उस रोंग रोंग की कलाई पकड़ी और उसकी नाड़ी जांची। उसने अपनी भवें सिकोड़ी और बोला, जहर इसकी हड्डियों और मज्जा तक पहुंच चुका है। ये बहुत जल्द पूरी तरह एक जानवर में बदल जाएगी। छोटे, मेरी मान तो इसे जितनी जल्दी हो सके बाहर फेंक दे। आधे घंटे के अंदर ये एक जंगली लोमड़ी बन जाएगी और पहाड़ों की तरफ भाग जाएगी। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से कट ले, वरना आज की रात ये तेरा पूरा खून चूसकर तुझे मम्मी, कंकाल बना देगी। मैंने रोंगरोंग की तरफ देखा, जो दर्द के मारे बुरी तरह छटपटा रही थी। वो होश खोकर भी बार बार मुझे पतिजी कहकर पुकार रही थी। भाई मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत अपनी जेब से वो पासबुक निकाली और उस आदमी के हाथ पर जोर से पटकी। ये लो, इसमें 30,000 रुपए हैं। क्या इतने काफी है? अगर कम पड़े तो मेरे पास और भी हैं। उस आदमी ने पासबुक देखी, फिर मेरी तरफ ताड़ा। पैसे तो काफी थे, पर वो बोला, पैसे तो ठीक हैं छोटे, पर मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। ये सांप कबीले का वो काला खूंखार जहर है। सोने की सुइयां, एक्यूपंक्चर या जड़ी बूटियों का काढ़ा यहाँ कुछ काम नहीं आने वाला। जिसने ये गांठ बांधी है वही इसे खोल सकता है। इसका इकलौता इलाज तेरी मर्दानगी है।
मैं उस उस्ताद को बड़े कन्फ्यूजन के साथ देखने लगा। उसने रोंग-रोंग की तरफ उंगली से इशारा किया। ये तू नहीं, बल्कि इसके सबकॉन्शियस, अचेतन मन में बैठा वो जानवर है जो तेरी बात मानेगा। पर भाई दिमाग दौड़ाकर सोच लियो, तुझे इसके इस पागलपन को अकेले झेलना होगा। अगर तूने जरा सी भी चूक की, तो ये तेरे अंदर की सारी जान चूस लेगी और तू एक कंकाल बनकर रह जाएगा। मैं एकदम सुन्न खड़ा रहा भाई, पर रोंग-रोंग को इस तरह तड़पते देख मैंने अपने दांत भींचे और हाँ में सिर हिला दिया। वो आदमी मुड़ा और काउंटर के नीचे से लाल कपड़े में लिपटा एक पैकेट निकाला और मेरे हाथों में थमा दिया। इसे अभी यहाँ से ले जा, कोई शांत सी जगह ढूंढ और इन 2 मोमबत्तियों को जला देना, ये इस जहर के असर को कम कर सकती हैं। पर एक बात गांठ बांध ले, इन मोमबत्तियों के पूरा पिघलने से पहले ये जहर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना तुम दोनों पर इसका ऐसा तगड़ा रिवर्स अटैक कैंट हैंडल होगा कि बचोगे नहीं। इतना कहकर उसने एक और बोतल निकाली। भाई रिस्क बहुत बड़ा है। जैसे ही ये इलाज शुरू होगा, आसमान में अजीब-अजीब हलचलें होने लगेंगी। आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे के सारे भूत-प्रेत और शैतान खिंचे चले आएंगे, खासकर वो सांप जिसने इसे डसा है। वो तो हर कीमत पर तुझे ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये रियालगर वाइन, देव मदिरा की बोतल उसे बस कुछ देर के लिए ही रोक पाएगी। मैंने अपने हाथ में पकड़े सामान को देखा, फिर बिस्तर पर तड़पती रोंग-रोंग की तरफ ताड़ा और अपनी मुट्ठी कस ली। मैंने उस आदमी को थैंक्स कहा, रोंग-रोंग को अपनी पीठ पर लादा और दुकान से बाहर निकल आया। बिना एक सेकंड गंवाए मैं रोंग-रोंग को पीठ पर टांगे सीधा पास के एक छोटे से होटल लॉज में भागा। मैंने सबसे कोने वाला कमरा लिया, जिसमें एक बड़ा सा बेड था। अंदर घुसते ही मैंने रोंग-रोंग को बिस्तर पर लिटाया। इस वक्त उसका चेहरा दर्द के मारे बुरी तरह फटा जा रहा था। मेरी अब और देर करने की हिम्मत नहीं थी। उस बूढ़े उस्ताद की बात याद करके मैंने सबसे पहले उस वाइन की बोतल को दरवाजे और खिड़कियों की दरारों पर छिड़कना शुरू किया। इसके बाद मैंने ड्रैगन और फीनिक्स वाली वो दोनों शादी की मोमबत्तियां निकाली, उन्हें जलाया और बिस्तर के सिरहाने रख दिया। उनकी टिमटिमाती लौ से कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई, जिससे रोंग-रोंग के तड़पते चेहरे को थोड़ी सी राहत मिली। उन मोमबत्तियों को देखकर मेरे दिल में अजीब-अजीब ख्याल आने लगे भाई। कल रात की वो अधूरी शादी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी जान बचाकर भागने के इस रास्ते पर मुझे वो रस्म ऐसे निभानी पड़ेगी। मैं घबराया हुआ रोंग-रोंग की तरफ झुका। उसके उस बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं एकदम सुन्न रह गया। मैं उसका पसीना पोंछने ही वाला था कि अगले ही पल रोंग-रोंग ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों से एकदम सुर्ख लाल रोशनी चमक रही थी। उसने अचानक मुझे दबोच लिया, बिस्तर पर उल्टा पटक दिया और मेरे गले पर अपने दांत गड़ा दिए। तभी बाहर रात के आसमान में बिजली का एक तगड़ा कड़ाका हुआ। एक खौफनाक आंधी चलने लगी, जिससे खिड़की के कांच कड़कड़ाकर बजने लगे। रोंग-रोंग बिल्कुल एक जंगली जानवर में बदलने की कगार पर थी। उसकी हरकतें एकदम जंगली और खूंखार हो चुकी थीं। उसने कई बार मुझे बुरी तरह काटने की कोशिश की, पर वो अचानक रुक जाती, मानो वो अपनी आखिरी बची-खुची ताकत और अपनी अकल का इस्तेमाल करके अपने अंदर के उस जानवर को रोकने की कोशिश कर रही हो। अंदर से मेरा मन हुआ कि मैं खुद को छुड़ाऊं, पर भाई मुझे डर था कि कहीं मेरा ये इलाज फेल न हो जाए और वो हमेशा के लिए एक जंगली जानवर न बन जाए। तभी अचानक वही जानी-पहचानी सफ़ेद धुंध कमरे के अंदर भर गई और वो मोमबत्तियां बुझ गईं। दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर से थाप पड़ने लगी, दनादन, दनादन। बाहर से वही खौफनाक और शैतानी आवाज़ आई। रोंग-रोंग को लगा कि वो खुद ही बाहर खड़ी है। ये वही पागल बुढ़िया थी, जैसा सोचा था वो ठीक वैसे ही खिंची चली आई थी। रोंग-रोंग को शायद थोड़ा-सा होश आया। बाहर के उस शोर को सुनकर वो बाहर लपकने के लिए तड़पी। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में कसकर भींचा, उसे पलटा और अपने नीचे दबा लिया। हिलना मत। अगले ही पल एक बहुत तगड़े झटके के साथ दरवाजे का ताला टूट गया। वो पागल बुढ़िया दहलीज पर खड़ी थी। उसके पीछे अनगिनत जहरीले सांप फुफकार रहे थे। उसकी वो धुंधली आंखें सीधा मुझे घूर रही थीं, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपनी पत्नी को अपने नीचे इस तरह तड़पते देखकर और अपनी शादी की उन दोनों मोमबत्तियों को वक्त से पहले बुझा देखकर, भाई मेरे अंदर एक अलग ही लेवल का गुस्सा और पागलपन जाग गया। मैंने सिरहाने रखी वो आधी बची वाइन की बोतल उठाई और पूरी ताकत से उस बुढ़िया के मुंह पर दे मारी। बोतल टूट गई और वो पूरी शराब उस बुढ़िया पर बिखर गई। वो दर्द के मारे बुरी तरह चीख उठी। उसके वो सांप मानो आग में झुलस गए हों। वो पागलों की तरह तड़पने लगे, पर वो बुढ़िया इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने जख्मों की परवाह तक नहीं की। वो सीधा मेरी तरफ लपकी और मेरा सिर फोड़ने के लिए उसने अपनी लाठी हवा में उठाई। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर ना जाने कहां से रोंग-रोंग उठ खड़ी हुई। उसके पीछे एक लोमड़ी की विशाल परछाई दिखाई दी,
जिसके चारों तरफ एक जादुई अमर रोशनी चमक रही थी। लोमड़ी की एक ऐसी तीखी चीख गूंजी जिसने पूरे कमरे को हिलाकर रख दिया। कमरे की सारी खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए भाई। रोंग-रोंग के पीछे की वो लोमड़ी की परछाई अचानक बहुत बड़ी हो गई। उसमें से एक ऐसा रौब और प्रेशर निकला कि उसने सीधा उस बुढ़िया पर अटैक कर दिया। वो चुड़ैल कुछ समझ पाती या पीछे हटती, इससे पहले ही उस लोमड़ी के साये ने उसे इतनी जोर से फेंका कि वो दूर जा गिरी। उसकी वो दर्द भरी चीख बाहर हो रही तेज बारिश और तूफान के शोर में कहीं खो गई, और एक अदृश्य ताकत से वो दरवाजा फिर से धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और रोंग-रोंग की वो जादुई रोशनी गायब हो गई। ऐसा लगा मानो उसने अपनी पूरी जान झोंक दी हो। वो एकदम बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखों की वो लाल रोशनी अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह आंखों में वसंत के पानी जैसी एक हल्की सी चमक आ गई थी। वो बड़ी कमजोर आवाज में फुसफुसाई, "पति जी।" उसने मुझे इतने धीमे से पुकारा कि मेरा दिल दहल गया भाई। साफ था कि जहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, पर हाँ, उस सांप का आधे से ज्यादा जहर अब निकल चुका था। मैंने उस हुस्न की परी के चेहरे को देखा और अब और नहीं हिचकिचाया। मैंने हाथ बढ़ाया और बेडसाइड लैंप को बंद कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो तीसरे दिन की सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर सीधा बिस्तर पर आ रही थी। मैंने अपने बदन के दर्द को सहलाते हुए अपने हाथ हिलाए तो देखा कि मेरी बाहें खाली थीं। मेरा दिल धक से रह गया भाई। मैं झटके से उठ बैठा, पर देखा कि रोंग-रोंग खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो हाथ में वही पुरानी किताब लिए हुए थी और अपना सिर टेढ़ा करके मुझे ही निहार रही थी। उसने अब जीन्स और टॉप जैसे नॉर्मल मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे और बालों की एक ऊंची पोनीटेल चोटी बना रखी थी। वो बिल्कुल हमारे पड़ोस की किसी आम और प्यारी सी लड़की जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर उस जादुई या शैतानी साये का नामो निशान तक नहीं था। "तुम्हारा वो ज़हर, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है।" वो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने भागकर मेरे गाल पर एक जोरदार पप्पी किस ली और बोली, "मुसीबत तो टल गई जानू, बल्कि इस चक्कर में मेरी जादुई ताकत और ज्यादा बढ़ गई है।" मैंने चैन की एक लंबी सांस ली, उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि वो बुढ़िया कहाँ है। उसने कहा, "कल रात मेरी जादुई ताकत ने उसे ऐसा धोया कि वो दुम दबाकर भाग गई। वो पक्का अपना इलाज कराने वापस लौट गई होगी। तुम टेंशन मत लो। जब मैं वापस कभी ले जाऊंगी तो अपनी नानी से उनकी शिकायत करूंगी और उस सांप के पूरे खानदान से चुन चुन कर बदला लूंगी।" ये सुनते ही भाई, जो मेरा दिल इतने दिनों से अटका हुआ था, वो आखिरकार ठिकाने पर आया। अगले भाग के वीडियो में इमेज और वॉइस आवाज मैच नहीं होगी। फिर भी अगर आप लोग चाहे तो मैं कहानी जारी रख सकता हूँ।